ट्रेड बैरियर्स तक हम लोग कल पहुंचे थे, तो यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ कल डिस्कस किया था हमने। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, जो कि किसी भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी मुल्क लगाता है, उसको हम जो है वो टैरिफ कहते हैं। और बैरियर्स यानी कि रुकावटें हो गई, जो भी टैरिफ बैरियर्स आते हैं। अच्छा, while free trade maximize world welfare, most nations impose some trade restrictions that benefit special group in nation। यानी कुछ ममालिक जो है तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, तमाम तर एग्रीमेंट्स के बावजूद कुछ जो है कुछ किस्म की पाबंदियां लगाते हैं अपने मुल्क के जो है अपने नेशन के अंदर जो उनकी पैदावार होती है, जो वहां पर उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी कोशिश होती है कि मुल्क के अंदर अगर कोई चीज कोई प्रोडक्ट तैयार हो रही है तो वो उसको जो है बूस्ट करें, और जो बाहर से आने वाली चीजें उनको स्टॉप किया जा सके या उनको रोका जा सके। इस मकसद के लिए वो क्या करते हैं कि इंपोर्ट के ऊपर जो है कुछ टैरिफ अपना जो है या अपना लगाते हैं, कुछ पाबंदियां या कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं। When a small nation imposes an import tariff, the domestic price of the importable commodity rise by the full amount of the tariff for individuals in the nation. As a result, domestic production of the importable commodity expand while the domestic consumption and import fall. However, the nation as a whole faces the unchanged world price since the nation itself collects the tariff. अब क्या होता है कि उसके अंदर सिचुएशन ऐसी होती है कि जो वो टैरिफ लगाते हैं वो उनके अपने ही मुल्क के अंदर जो बनने वाली प्रोडक्ट है उससे उसको जो है वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा मशहूर होती है, वो उसकी प्राइस भी कम होती है और उनके लिए जो है वो अफोर्डेबल हो जाती है। तो इस तरह से अगर कोई बाहर से आने वाली चीजों के ऊपर टैक्स लगता है तो वो टैक्स उनके अपने लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से टेक्निकली देखा जाए तो नेशन, कोई भी कौम अपने लिए खुद टैक्स जो है वो खुद कलेक्ट कर रही होती है। अच्छा, the Latin phrase valorem means according to a value, all ad valorem taxes are levied based on the determined value of the item being taxed. Ad valorem taxes, which are based on the ownership of a real estate, can be looked in the contrast to the transactional taxes such as a sale tax. Tariff can be a ad valorem specific or a compound. अच्छा, अब हमारे पास कोई टैक्स की जो है इसमें हो सकती है, वो एड वॉलरम भी हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज की क्वांटिटी के ऊपर लगाया जाए कि जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना जो है वो टैक्स ज्यादा होगा। या फिर दूसरे तरीके से क्या हो कि चाहे क्वांटिटी कितनी भी हो, अगर एक ट्रांजैक्शन होगी तो उसके ऊपर सम स्पेसिफिक जो है अमाउंट टैक्स लगाया जाएगा। जब स्पेसिफिक टैक्स होता है तो वो कम भरना पड़ता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जा सकती है, और उसके अंदर जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट कोई भी बंदा भरता है, चाहे फिर उसमें चीजें ज्यादा हो या कम हो। A compound tariff is a combination of ad valorem and specific tariff. कंपाउंड टैक्सेस इस तरह होते हैं कि कुछ चीजों के ऊपर जो है वो टैक्स होता है उसकी क्वांटिटी के बेस पर, और कुछ के ऊपर ट्रांजैक्शन बेस होता है। अब जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड एन इंपोर्ट टैरिफ is a duty on the import commodity, while an export tariff is a duty on the exported commodity. Export tariff are prohibited by the US Constitution but are often applied by the developing countries on their traditional export. अब एक्सपोर्ट करने के लिए अपने ही मुल्क की चीज को अगर बाहर भेजा जा रहा है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली जो है कॉन्स्टिट्यूशनली भी, जैसे यहाँ पर तो यूएस का लिखा है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि आप जो है अगर आपका मुल्क कोई चीज एक्सपोर्ट करा तो उसके ऊपर टैरिफ में उसके ऊपर वो टैरिफ नहीं लेते। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि फ्री एक्सपोर्ट की जो है वो फैसिलिटी देते हैं और अपने ही मुल्क के लोगों पर नहीं लगाते, जबकि अगर कोई चीज बाहर से अंदर आ रही होती है, इम्पोर्ट हो रही होती है, तो उसके ऊपर वो टैरिफ जरूर जो है उसके ऊपर लेवी करते हैं।
अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज फिर भी उसके अंदर कुछ ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर्स से जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टैरिफ को लेते हैं, सच एज गाना ऑन इट्स कोका एंड द ब्राजील ऑन इट्स कॉफी। अब क्या है कि जब कॉफी या फिर जो है वो कोका की जो फसल है, जब उसके ऊपर जो है ना कुछ ममालिक जैसा कि ये ब्राजील जो है वो भी टैक्स लेता है, और ये गाना जो है ये भी टैक्स लेते हैं उसके ऊपर, जब वो बाहर की तरफ उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है टू गेट बेटर प्राइस एंड रेवेन्यू। अब उनका पर्पस ये होता है कि वो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें, अपने मुल्क के अंदर जनरेट करें रेवेन्यू को। डेवलपिंग नेशन रिलाई हैवी ऑन द एक्सपोर्ट टैरिफ और रेज रेवेन्यू बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ कलेक्शन। अब जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हमारा मुल्क भी शामिल है और भी बहुत सारे ममालिक शामिल है, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास जो है वो इस चीज का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। वो एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाते हैं ताकि अगर वो बाहर के दूसरे मुल्क में जाए, भले चीज महंगी जाए बेशक, ताकि उनको फिर फायदा हो और उनके मुल्क के अंदर जो है किसी तरह रेवेन्यू जनरेट हो सके। इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि अगर कोई जो है एक्सपोर्ट हो रही होती है चीज, तो उसके ऊपर वो टैरिफ जो है वो लेवी करते हैं। ऑन द अदर हैंड, industrial countries invariably impose tariff on other trade restrictions to protect some usually labor intensive industry while using mostly income taxes to raise revenue। जब इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाया जाता है या फिर किसी एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है, तो बस उसकी पर्पस जो है ज्यादातर यही होता है कि रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। ट्रेड बैरियर्स क्या हैं और उसके अलावा कि अकॉर्डिंग टू द स्टॉल्पर Samuelson theorem, an increase in the relative price of the commodity, for example, a result of a tariff raise, the return to earn of factor used in intensive in its production. अच्छा, for example, a capital abundant nation impose an import tariff on the labor intensive commodity wages in the nation will rise. एक सेकंड में अच्छा, हाँ, इनमें सेम्यूल, अब इधर जो है सैमुअलसन की जो है वो थ्योरम पढ़ रहे थे, वही कह रहा था कि अगर उसने ये कहा कि इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी, फॉर एग्जांपल अ रिजल्ट ऑफ टैरिफ रेज अ रिटर्न टू अर्न ऑफ फैक्टर्स, यानी जो फैक्ट्री ओनर है उसकी इनकम बढ़ जाएगी अगर वो जो है किसी भी वजह से किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, तो बेशक उसके ऊपर टैरिफ की वजह से ही बढ़े। एक्चुअली टैरिफ जो लगता है वो तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब वो प्राइस बढ़ाते हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनको खुद जो है रेवेन्यू, उनको खुद को जो है वो उसके ऊपर अच्छी इनकम हो जाती है। अगर उनको इनकम अच्छी होती है तो जाहिर है वो फिर वेजेस भी बढ़ाई जाती हैं। जब वेजेस बढ़ती हैं तो उससे क्या होता है कि वहां का जो मजदूर तबका है, जो डेली वेजेस पे काम करता है, उनकी लाइफ स्टाइल में फर्क आता है और उनको जो है फायदा होता है इससे। ये एक लेबर के लिए जो है इंटेंसिव का काम करती है चीज। However, since the nation's benefit comes at the expense of the other nation, अब इसमें ये होता है कि किसी एक कौम की तरक्की किसी दूसरी कौम के टैक्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसके अंदर फिर क्योंकि हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे उस पर टैरिफ लगाएंगे, वो टैरिफ हमें रेवेन्यू वसूल होगा, उस कमोडिटी की चीज बढ़ जाएगी, जब वो दूसरे मुल्क में जाएगी वो जाहिर है ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, उसकी जो है प्राइस ज्यादा होगी। उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो जो कम उसको खरीदेगी दूसरी को नेशन, तो उस नेशन के लिए वो कमोडिटी ऑब्वियसली जो है एक्सपेंसिव हो जाएगी, और उनकी जेब से जो पैसा मूव करेगा वो उस कौम की तरफ जो है वो पैसा फ्लो करके आएंगे जहां से वो कमोडिटी जा रही होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि इसके अंदर ये एक फार्मूला सेटल हो जाता है, क्या कि नेशंस बेनिफिट कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशंस। अब जो ट्रेड बैरियर्स है उसी को हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे। तो टू आर्ग्यूमेंट्स आर दैट प्रोटेक्शन इज नीडेड टू रिड्यूस द डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। और दूसरे नंबर पर क्या है, अ मोर वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर द प्रोटेक्शन इज द इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, यानी जो बिल्कुल अभी न्यूली अगर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है
तो उसके लिए जो है ये बहुत मुश्किल होता है कि वो टैरिफ को पे कर सके. However, that the trade protection can do, direct subsidies and taxes can do better in overcoming purely domestic distortions. The same is true for industries import, for national defense. The closest we come to a valid economic argument for the protection is the optimal tariff, which however invites the retaliation. अब ये क्या है कि जब कभी भी कोई टैरिफ ज्यादा लग जाता है तो ऑब्वियसली उसका नतीजा ये निकलता है कि जो दूसरे ममालिक हैं उनके जो अगर उस मुल्क के अंदर कोई चीज इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट अपने मुल्क से करके उस मुल्क में बेचना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है एक तरह से हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है. खास तौर पे जो न्यू इंडस्ट्रीज होती हैं जो न्यूली डेवलप हो रही हैं इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो टैरिफ भी पे करें और साथ के साथ जो है वो इन तमाम चीजों को हैंडल करें. Trade protection in the United States is usually given to the low wages workers and to large well organized industries producing consumer products. अब क्या होता है कि यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट की अगर मिसाल ली जाए तो वो क्या करते हैं कि जो वेजेस है वर्कर्स की उससे ज्यादा उनका जो ज्यादातर जो होता है वो उसके ऊपर एम्फोसाइज करते हैं कि जो उनकी इंडस्ट्री है उनकी जो प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो उसको बढ़ाएं और इंडस्ट्रीज को जो है वो इम्प्रूवमेंट है इंडस्ट्रीज के अंदर भले ही लो वेजेस के ऊपर लोग काम करें. अच्छा, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो है इंटरनेशनल ट्रेड आल्सो हैम्पर्ड बाय द न्यूमरस टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रेगुलेशंस. हाँ, सबसे बड़ा एक टैरिफ के बाद जो बड़ा बैरियर आता है किसी भी मुल्क की लेजिस्लेशन होती है जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं या फिर वहाँ पर जो टेक्निकल एक वो हिंड्रेंस क्रिएट हुई होती है वो भी एक किसी भी बाहर के मुल्क से आकर ट्रेड करने वाले के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है जब अगर वो किसी दूसरे मुल्क में जाता है और वहाँ के टेक्निकलिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा नहीं कर सकता तो इस तरीके से उसके लिए ये मुश्किल होता है कि फिर वो अपनी ट्रेड को या इंटरनेशनल लेवल पर किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड की जा सके. These include safety regulation for automobile and electrical equipments, health regulations for hygienic production and packaging of imported food product, and labeling requirements showing origin and content. अब ये हमारे पास भी हमारे मुल्क से दूसरे ममालिक में भी सब जगह पर तकरीबन ये वाली जो पैकेजिंग की है यानी जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर हर चीज लिखी होनी चाहिए कब रेडी कब कोई ये चीज फूड है अगर फूड आइटम्स हैं तो उनकी एक्सपायरी डेट क्या है हाइजीन का ख्याल रखा गया है या नहीं उनकी पैकेजिंग अगर एयर टाइट है या नहीं तो ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती है टेक्निकली जब भी कोई फूड जो है या फूड प्रोडक्ट या कोई भी आइटम जब कभी कहीं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है तो वहाँ की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें ज्यादातर यही होता है कि पता चल सके कि उसमें सेफ्टी प्रोडक्ट चीज की सेफ्टी का क्या ख्याल रखा गया है क्या आया कि वहां पर कोई ऐसी इस किस्म की पैकेजिंग तो नहीं है ये चीजें अंदर अनहाइजीनिक हो चुकी हो और खाने वाले को जो है उससे पता चला फूड पॉइजनिंग हो जाए. National governments sometimes grant subsidies to the domestic producer to help improve their trade position. Such devices are in indirect form of protection provided to the domestic business, whether they may be import, competing producers or exporters. यानी कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके यहाँ क्या होता है कि वो हुकूमतें क्या करती हैं कि जो उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनको उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो है सब्सिडीज देती हैं. सब्सिडीज किस लिए देती हैं ताकि वहाँ की जितनी भी ट्रेड है या वहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आए और दूसरे मुल्क में जो है उस मुल्क का एक तो इमेज अच्छा हो और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके जिससे जो है मुल्क तरक्की करे फिर आगे. Two types of subsidies can be distinguished. A domestic subsidy, which is sometimes granted to the producer of import competing goods, and an export subsidy which goes to the producer of the goods that are to be sold overseas.
यानी दो किस्म की होती है ज़ाहिर है, एक जो है इम्पोर्टर को दी जाती है जो कि बाहर से, अगर जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है, ऐसी कोई चीज है जो फूड आइटम में शामिल है, उसकी अचानक जरूरत बढ़ जाती है, तो इम्पोर्ट के ऊपर भी सब्सिडी दी जा सकती है। इम्पोर्ट पर सब्सिडी उस वक्त दी जाएगी जब मुल्क में बहरान किसी चीज का पैदा हो जाए, किल्लत पैदा हो जाए और अचानक उसको बाहर से लाना पड़े, और जो लाने वाले या इम्पोर्टर्स हैं उनके पास उस वक्त जो है वो इतनी अगर गुंजाइश ना हो कि वो ला सके, या फिर वो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे करें और इम्पोर्ट भी करें, ऐसी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है और कुछ टैक्सेस उनको माफ कर देती है ताकि वो आराम से जो है इम्पोर्ट कर सकें। या फिर एक्सपोर्ट सब्सिडी उस वक्त दी जाती है जब आपके पास प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो, आपके पास कंजम्पशन उसकी हो ना, और आप चाहते हो कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इम्प्रूव हो और बाहर के ममालिक से जो है रेवेन्यू जनरेट होकर ओवरसीज से आपके मुल्क में आ सके, तो तब आप जो आपका मुल्क जो देगा एक्सपोर्ट सब्सिडी होगी, जिसके अंदर सिचुएशन ये होगी कि बहुत सारे टैक्सेस जो हैं उनको फॉरगो किया जाएगा, और फिर आसानी लीगली भी काफी फॉर्मेलिटीज है जिनको स्किप किया जाएगा उसकी वजह से, ताकि जो है वो एक्सपोर्ट इंप्रूव हो सके। अच्छा, ये वो सारी बातें हैं जो कि जीएटी के अंदर जो है इनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स भी हुए और फिर इसके ऊपर जो है वो एग्रीमेंट एक हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, ये एक बैरियर ये भी है कि गवर्नमेंट की जो अपनी पॉलिसीज होती हैं वो एक्सपोर्टर्स पे या इंपोर्टर्स के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, because government agencies are large buyer of goods and services, they are attractive customer for the foreign supplier। ऑब्वियसली अगर कोई किसी इदारे को, किसी डिपार्टमेंट को, हुकूमत की किसी इदारे को अगर कोई चीज सप्लाई कर रही है कोई कंपनी, तो उनके लिए ये एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव यूं समझ लें कि वो उसको होती है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से या गवर्नमेंट के अगर ऑर्डर्स उनको मिलते हैं तो उससे उनको बहुत डायरेक्ट बेनिफिट होता है। ये भी एक इंसेंटिव के तौर पर किसी न्यूली जो है जो जो भी कोई कंपनी न्यूली जो है वो बेबी इन्फेंट अगर कोई इंडस्ट्री होती है तो उसको भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं ताकि क्या हो कि वो इम्प्रूव हो सके और उसमें तरक्की हो। Most government, however, favor domestic supplies over foreign ones in the procurement material and products। अच्छा, क्या होता है कि तमाम हुकूमतें जो है वो ज्यादातर क्या करती हैं कि उनकी जो डोमेस्टिक जो फैक्ट्रीज होती हैं या डोमेस्टिक उनके जो सप्लायर्स हैं उनको ज्यादा अहमियत देती हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि अपनी इंडस्ट्री को जो इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से इम्पोर्टर है और उसको अगर मिलता है ये ऑर्डर, तो ये उनके लिए भी एक इंसेंटिव है। तो जब कभी भी जरूरत पेश आती है तो हुकूमतें फिर अपनी पॉलिसीज को तब्दील करके एक्सपोर्टर्स को भी ऑर्डर्स देती हैं, ना कि इस पर्पस के लिए नहीं कि उनको वहां की प्रोडक्ट चाहिए, बल्कि वो इस पर्पस के लिए देते हैं ताकि इंसेंटिव दिए जा सके और लोग जो है वो एक ट्रेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, गवर्नमेंट उसके लिए कोशिश करती है। Government often extend preference to domestic supplies in the form of by national policies campaign। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड बैरियर्स क्या होता है कि इनका जो है इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अभी असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है उभर कर सामने आई एकदम से, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो काफी हद तक बहुत ज्यादा जो है मुतासिर हुआ था। एडवांस इंडस्ट्रीज, अच्छा अब हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ये दो ही हमारे पास स्लाइड बची है। एडवांस इंडस्ट्रीज नेशन committed themselves after World War II to removing barriers to the free flow of the goods, services and capital between nations। This goal was enshrined in the General Assembly on the Trade and Tariff, General Agreement on the Trade and Tariff (GAT). Uh, Under the umbrella of GAT, weight round of the negotiations among member states, now numbering is 146, have worked to lower barriers to the free flow of the goods and services. The most recent round of negotiations, known as the Uruguay round, was completed in December 1993. Uruguay round further reduced the trade barriers, extend GAT to cover services as well as manufactured goods, provided enhanced protection for the patent
trademark and the copyright established in the world, established the World Trade Organization to police the international trading system. अब क्या हुआ कि 1993 के अंदर यूरोक्वाई की जो सबसे पहले जो राउंड हुआ जिसके अंदर यूरोक्वाई एक मुल्क है, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की थी जीएटी यानी ग्रुप मेंबर्स को कि उनके साथ जो है बैठकर ट्रेड के जो भी कंडीशंस हैं उनको सॉफ्ट किया जाए। ये 1993 में हुआ और ये सक्सेसफुल भी हुआ उसके बाद, ताकि जो है गुड्स फ्लो कर सकें दूसरे ममालिक से, और उसके साथ साथ रेवेन्यू की जिसके पास नहीं है उनके पास रेवेन्यू आ जाए, जिनके पास गुड्स नहीं है वहाँ गुड्स चली जाए और इंटरनेशनल फ्लो जो है वो इजी हो जाए। तो इस वजह से वो भी चलता रहा, लेकिन फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिप्लेस कर दिया। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड बैरियर्स के अंदर ही कंटिन्यूसली हमारा ये बिल्कुल लास्ट है पॉइंट। In the late 2001, the WTO launched a new round of talks, Doha and Qatar, aimed at further liberalizing the global trade and investment of framework. The agenda including cutting tariff and industrial goods, services, and agricultural products, phasing out the subsidies to agricultural products, reducing barriers to cross-border investment, and limiting anti-dumping laws. The rich nations spend around 300 billion a year in subsidy to support their farm sector. The world poorer nations have the most to gain from an reduction in agriculture tariff and subsidies. अब क्या है कि जो गरीब ममालिक है वहां पर पैदावार ज्यादा है, और जहां पर जो रिच ममालिक है या जो रिच कंट्रीज है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री है, वहां पर वो लोग कोशिश करते हैं हर साल सब्सिडी देते हैं फार्मर्स को कि वहां पर कुछ जो है वो लोग एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्ट्स जो उनको जो है पैदावार वहां पर बढ़ाई जा सके। लेकिन होता क्या है कि अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो खत्म करती जा रही है, साथ के साथ जो है एग्रीकल्चर लैंड्स को खाती जा रही है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो रिच कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा जो है उनका रिलायंस बढ़ता जा रहा है उन ममालिक पे जो पुअर कंट्रीज हैं। और अब आने वाली अगर कभी कोई जंगें भी लड़ी जाएंगी तो वो खाने पीने की चीजों पे होगी। अभी जो दुनिया के अंदर किल्लत होती जा रही है सबसे ज्यादा वो हो रही है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जो रिच कंट्रीज हैं तकरीबन 300 बिलियंस जो है एक साल के अंदर कम से कम वो सब्सिडी देते हैं अपने फार्म सेक्टर को। लेकिन उनके यहाँ फार्मर्स जो है वो या फार्मिंग जो है उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस हासिल नहीं है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। हमारे पास जो है फार्मिंग है और एग्रीकल्चरल लैंड भी है और यहाँ पर लोग काम भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि उनको इतनी ज्यादा इंसेंटिव्स हमारे मुल्क के अंदर नहीं दी जाती, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री यानी ये भी इंडस्ट्री तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ये सेक्टर जो है वीक से वीक होता जा रहा है, जबकि इसी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कभी किसी चीज की कमी होगी और जिस चीज के ऊपर लोग जो है वो बड़े बड़े ममालिक जो है जिनकी नजर जाएगी वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फार्मिंग है, और यही जो है आगे चलकर एक बहुत ही सबसे सक्सेसफुल कामयाब जो है वो कारोबार होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर हमने हमारा जो है ये जीएटी का तो खत्म हुआ, अभी जीएटी जो है वो रिमूव हो गई 1995 के अंदर, और 1995 के अंदर डब्ल्यूटीओ ने उसकी जगह ले लिया आगे आके। अब ये सक्सेस इसको कितनी मिली? कंटिन्यूअल रिडक्शन इन टैरिफ हेल्प्स spur very high rate of world trade growth during 1950s and 60s, around 8% a year on an average. Trade growth consistently outpaced production growth. The rush of a new member. अच्छा, अब हमारी क्लास खत्म होने वाली तो अटेंडेंस आप ले लें। यस मैडम, ले लिया। हाँ, अभी हमारी क्लास बस खत्म होने वाली है, थोड़ी चंद मिनट है। ये सक्सेस इसकी देख लेते हैं। The rush of a new member during a Uruguay round demonstrated recognition of multilateral trading system as the anchor for the development and the instrument of economic
and the trade reforms. यानी जिस तक जब यूरोग्वाय का राउंड हुआ उसके बाद भी बहुत से न्यू मेंबर्स में शामिल हुए, लेकिन जब वर्ल्ड WTO जब बनी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी वजह से इसको रिप्लेस किया गया, उसको रखा गया। लेकिन हकीकत ये कि GATT बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत टाइम तक उसकी वजह से जो है ट्रेड को फायदा होता रहा, और ट्रेड टैरिफ कम होने की वजह से रिड्यूस करने में GATT ने अपना जो है हमेशा किरदार अदा किया, और जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ी दुनिया के अंदर। अभी इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक जो इम्प्रूव हो चुकी है। चले जनाब, इसके अंदर इसके सक्सेस के मैं ये इसको जो है सेम जो हमारे पास है ये प्रेजेंटेशन इसको अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। और ये हमारे लेक्चर है ये भी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट वीक का हमारा टॉपिक है, ये इसी के साथ कनेक्टेड था, तो मैंने कहा पहले वो पढ़ते फिर हम। अच्छा, अब हमारी क्लास जो है वो एंड हो रही है, तो आप मुझे जो है वो भेज दीजिए। मैम जी सलमा मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैम ही जेके न असांजो असाइनमेंट ही जेको आहे प्रेजेंटेशन जो ये ता केड़े वीक खां अपलोड कया न 8 वीक खां या 7 खां? हाँ यार, इहो मां ही कयां थी, उते मां रखां थी पंहिंजो छा कंदसि त उहो जेको असांजो लेक्चर हूंदो न उन ई टॉपिक ते असाइनमेंट रखे छॾींदसि, छो कि उहो सेम रखणी हूंदी आहे। पर तव्हां अपलोड करे छॾिजो पंहिंजा। इहो 7th वीक में मुंहिंजे ख्याल में सही रहंदो, या 8th वीक में। मैम ही थी पूछा ने के लेक्चर न असांजा ये केड़े वीक खां अपलोड कया न त असां पेपर जी थोड़ी तैयारी कयूं न त थोड़ो कढी वठूं। हाँ 9th वीक का है, 9 हफ्ते का। ठीक है मैडम। पंहिंजा जेको कोर्स स्टार्ट ठीक है थियो न उहो 9th वीक का स्टार्ट आहे, ऑनवर्ड्स आहे। ठीक है मैडम। मैडम असाइनमेंट अपलोड करनी है? असाइनमेंट उनमें एहतियातन तव्हां अपलोड करे छॾिजो, माना एज अ केयर। बाक़ी त मूं ज़ाहिर आहे तव्हांजी हार्ड कॉपी मिली वई आहे, या रिकॉर्ड में बि रखंदासीं इंशाअल्लाह ताला। जीअं तव्हांजा सभु अची वञनि त पोइ मैडम अज़रा खे चवंदासीं क्लासीफाई करे ॾे, असांखे असांजा अलॻि करे ॾे। एॾो स्टाफ आहे, को कमु त करे यार। असीं त वरी बि घर मां लॻा पिया आहियूं, उन्हनि खे को कम ई कोन्हे, रोज़ डेली पाण में आज विढ़ण मैम घुराइण। काफी सारा स्टूडेंट आया जमा कराइण। हाँ ज़ाहिर है, स्टूडेंट्स बेचारा जमा कराए वेंदा, पोइ इहे असांखे अलॻि सेपरेट करे ॾियनि। हाणे त ॾिसो न, जेका असांजी अटेंडेंस आहे उहा असीं पाण पिया कयूं अपलोड। ही सॼो ॾींहुं ऑफिसनि में ईअं ई वांदा वेठा आहिनि, त भला को कमु त कनि न, असां सॼो ॾींहुं लॻा पिया आहियूं, ख्वार थिया पिया आहियूं। हीअ बि थोरो कमु कनि, असांखे अलॻि करे ॾियनि, पोइ असां हुन ते मार्किंग करे ईंदासीं। इहो ई सेम लिस्ट खणी वेंदसि आऊं, त जेका मां तव्हांखे ॿुधाई आहे पोइ हुन ते बसि उहो सेम असाइनमेंट्स आहिनि ऑब्वियसली, हुन ते मार्किंग करे छॾींदासीं इंशाअल्लाह। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, हाणे तव्हांजी क्लास जो टाइम ख़तम थियो आहे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पोइ राशिद इंशाअल्लाह पाण नेक्स्ट वीक में मिलंदासीं। हिन तव्हांजी इहा सेम अटेंडेंस आऊं ॾेई छॾींदसि, जेको आहे न कंटिन्यूअसली 2 ॾींहंनि ताईं। ॿियो कंहिंजी ऐड जी कराइणी हुजे त पोइ मूंखे मैसेज करे छॾिजो, ठीकु आहे? थैंक यू। राशिद मुंहिंजी एड किदां यार प्रेजेंट है सर तव्हां ऐड मोकिलंदो वया लिस्ट।